समय से इंतजार कर रहे हैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मेनका गांधी जी, आपको संबोधित करेगी श्रीमती मेनका गांधी। सब लोग सांसद के तौर में आई, मैं एक टीचर बन गई। ये बिश्नोई समाज जो है, 2 समाज बचे हैं हिंदुस्तान में जो गहराई से जानते हैं कि हिंदू होना क्या होता है। हिंदू एक धर्म नहीं है, एक लगाव है इस धरती के साथ। इतना बेहद प्यार है इस मिट्टी के साथ और मिट्टी के हर जीव जंतु के साथ कि हम 1 मिनट के लिए अलग नहीं हो सकते। जन्म जन्म हम वहीं वापस आए। बिश्नोई, जैन, ये 2 समाज ऐसे हैं जिनको धर्म की गहराई में सब कुछ उनके रोम रोम में, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं। बिठा दी आज स्वामी जी हैं, रेणुका जी, मैं बहुत खुश हूँ कि रेणुका जी आई हैं और मुझे मालूम है कि ये अध्यक्षता ले सकती है जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आई हूँ किसकी वजह से? विनोद जी की वजह से, क्योंकि ये शुरू से लगे रहे कि इसको बचाना है, हिरण को बचाना है। बार बार दिल्ली आए, उन्होंने स्टे लिया, आप सब लोगों ने मिल करके। मैं खुश हूँ कि जीव रक्षा के कॉमरेड रामेश्वर जी भी हैं, अन्य लोग हैं, हमारे दूराराम जी भी हैं, और मुझे माफ कीजिए अगर सबके नाम ना लूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे सबके नाम बहुत मुश्किल से रही है। तो ये सब बैठे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बार बार आप बोलते हो कि बिश्नोइयों ने अपनी जान दे दी 300 पेड़ कटने से, शायद जान दे दी, अतीत है। अमिता जी चली गई, 300 पेड़ भी कट चुके। आप मुझे बताइए कि आप में से एक भी पेड़ किसी ने उसके बाद लगाया है? हाथ उठाइए, किसने पेड़ लगाया है? नहीं, झूठ मत बोलिए और 2 हाथ मत उठाइए। किसने पेड़ असल में लगाया है? इतनी शर्म की बात है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में इंसान गरीब हो या अमीर, दोनों बचपन से ही पैदा होते ही 7 पेड़ साल में उनकी वजह से कटते हैं। जो अमीर है वो कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, बिस्तरा बनाता है। जो गरीब है वो खाट बनाता है, दरवाजे बनाता है, जलाता है रोज खाना पकाने के लिए। लेकिन दोनों 7 पेड़ इस्तेमाल करता है। अब जो लड़का, बिश्नोई का लड़का 20 साल का हो गया है, उसने कितने पेड़ उसकी वजह से कट गए बताओ? 140। अगर 7 हर साल कटे तो 20 साल में कितने कटे? 140 पेड़ आप लोगों ने वापस डाला एक इंसान ने। तो फिर ये बार बार अपने पीठ पर थपथपाई करना कि हम लोग बिश्नोई हैं, हमारी वजह से हमने 200 साल पहले कोई पेड़ों को बचाया था। मैं पूछ रही हूँ, मुझे एक भी पेड़ हरियाणा में दिखता नहीं है जिस पर मैं खुश हूँ। सबसे कम पेड़ है देश में हरियाणा में, 1%। मैं रास्ते में आई तो मैं रेणुका जी को दिखा रही थी कि सबसे खतरनाक पेड़ जो देश के हैं वो सब हरियाणा में। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं गांडा बावल, पागल पेड़, ये जिसको बोलते हैं आप विदेशी बबूल, ये आया है, सारे पेड़ों को खा चुका। आप हिरण को बचाना चाहते हो, किस चीज के साथ बचाओ? क्या उनके पास खाने के लिए कोई पत्ते हैं? क्या घास है? सब जगह जहां भी मैं देखूं मुझे वो पार्थेनियम दिखती है। पार्थेनियम, वो जो जिसके सफेद सफेद कांग्रेस की टोपियां होती है, वो वाला सब जगह मैं देखा। कोई उसको छुए तो मर जाएगा, कोई जानवर उसको खाए तो मर जाएगा, कोई चिड़िया उस पर बैठे तो मर जाएगा, और वो सब हरियाणा में फैलाई गई। तो कौन से बिश्नोई ने उठाया? ना आपने पेड़ लगाए, ना आपने पेड़ बचाए, ना आपने कोई रक्षा की। तो ये हिरण किस तरीके से जिएंगे? आपने देसी टीका लगाया? एक भी नहीं। आपने कोई भी पेड़ लगाया? आम,
जामुन, बेर, हर किस्म की बेरी, बेर, ये सब लगा तो फिर कौन सी चिड़िया जी जाए? हरियाणा में सबसे कम चिड़िए हैं पूरे देश में, और चिड़िए और बंदर से ही तो बीज फैलते हैं। तो किधर जाना? सब घरों में घुस जाए ताकि आप लोग शोर मचा तो उनको जहर देकर के मार डालें। तो बंदर भी मर गए, हिरण भी मर गए, सब कुछ मर गया, लेकिन बिश्नोई अपने आप को पीठ थपथपा रहे कि अमृता जी ने 300 पेड़ बचाया। बात सही है कि नहीं सही है? मुझे ऐसे बिश्नोई समाज नहीं चाहिए, मुझे एक समाज चाहिए जो हरियाणा को बचाए और एक ताकतवर। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई खेल तो नहीं है कि भाई अमीर औरत शाम को निकले ताश खेलने के बाद उसके बाद एक पेड़ लगा दिया और घर चली गई कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये एक जंग, बुरे लोगों के सामने अच्छे लोगों को जीतना ही पड़ेगा। अब इतनी ये एक लड़का विनोद ने मन बना लिया कि नहीं हमने वो बनाना है, अदालत चला गया, स्टे लेकर के आया कि नहीं, एक आदमी कर सकता है, आप लोग क्या पूरे हरियाणा में कर सकते हैं? और अब तो कुलदीप जी भी है, रेणुका जी भी है। मैंने रेणुका जी को बोला है कि पूरे हरियाणा में टीमें बना करके मैं आपको बताती हूँ क्या करना। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले समझ लो कि जानवर किस लिए होते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सोचेंगे कि आप उनकी रक्षा करें। मैं कुछ भी कोई भी जानवर का मिसाल लूं, मान लो गिद्ध को कोई पसंद नहीं करता, गंदे से लाशों पर जीते हैं। तो जब चले गए अचानक से गायब हो गए। पूरे हिंदुस्तान में कितने गिद्ध बचे हैं इस वक्त? 16 जानवर का क्या मतलब? 0, क्योंकि उनके बच्चे भी, और वो भी हम लोगों ने शुरू किया उनको बचाना पिंजौर में। 10 साल में 16 बने, 200। तो सोचो कभी आपके बच्चे गिद्ध नहीं देखने वाले, कभी। लेकिन गिद्ध के जाने के बाद क्या हुआ? जिन उत्तर प्रदेश के गरीब गांव में गाय मर जाता, भैंस मर जाता, कुत्ता मरता, कोई भी जानवर मरता था, तो एकदम से 10 मिनट के अंदर गिद्ध आकर के उसकी लाश को खा लेते। सही है कि नहीं? और इतनी सफाई से खाते थे कि 10 मिनट में बस खाल पड़ी है, बाकी सब साफ। अब जानवर मर गया तो पड़ा रहा, उस पर मक्खियाँ आ गई, वो हरी वाली और नीली वाली, उसके बाद किसी और जानवर पर गई, फिर भी शाकाहारी के ऊपर बैठ गए, फिर खाने पर बैठ गए, अंडे दे दिए, शरीर के अंदर वो अंडे चले गए, मैगट्स हो गए। कि एक चिड़िए के जाने से सब जगह बीमारी है, सब जगह। कभी गांव के बड़े बुजुर्ग बिना जाने, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो लाश को मालूम नहीं क्या करे तो वो तालाब में फेंकते, यानी कि पूरे तालाब में जहर फैलते। और ये सब हो रहा है एक चिड़िए के जाने। एक मान लो बंदर। अब बंदर जब यहाँ जंगलों से हटते हैं तो कोई भी पेड़ फलता नहीं। 160 पेड़ हैं जो केवल बंदर के बीज, जब बंदर कोई फल खाए उसका बीज से वो पेड़ उगेगा, लेकिन बंदर हटा दो तो वो पेड़ भी नहीं। मॉरिशस नाम की जगह है, एक टापू है अफ्रीका के पास, उनके पास एक चिड़िया थी जिसका नाम था डोडो। अभी भी स्कूलों में सिखाते हैं। ये बतख की तरह थी, इसको उड़ना नहीं आता। वहाँ के लोगों ने उसको, वो सब शाकाहारी और इतने अमीर थे, उनको एक पेड़ मिला था जिसका नाम था कैलवेरिया मेजर। उससे सारी दुनिया की किश्तियां बनती थी और केवल उस टापू पर मिलता था। लोग दूर दूर से आते थे, लाखों रुपए फेंकते थे और वो पेड़ लेते थे। अब जो लोग विदेश से आए, अंग्रेज, यहाँ हिंदुस्तान आने के रास्ते में वो मॉरिशस पर रुके और मॉरिशस में उनको मांस खाने का शौक था। उन्होंने 6-8 महीने 1 साल के अंदर उन्होंने वो सारे चिड़िए खा लिए। अब वहाँ के लोगों ने कोई रक्षा नहीं करी। भाई लोग आए, खा गए, बतख खा गए, खाते रहे, वो लोग देखते रहे, हालांकि वो शाकाहारी थी। जिस दिन वो चिड़िया गायब हो गई, 3 साल के अंदर सारे पेड़ खत्म हो गए कैलवेरिया मेजर।
क्योंकि पता चला कि जब वो डोडो के शरीर से वो बीज निकलता था तभी जाकर के पेड़ उगता था। 300 साल हो गए हैं, 300 साल। वो पेड़ गायब अभी तक है। उन्होंने हिंदुस्तान से चिड़िए लिए, चीन से चिड़िए लिए, अमेरिका से चिड़िए लिए कि किसी भी तरीके से वो पेड़ वापस आ जाए। वो रातों रात करीब हो, पूरे दुनिया उनकी आना बंद कर दी। वहाँ के जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, उनको मालूम नहीं था कि करें तो क्या करें। तो बिहार आया और यहाँ से उन्होंने वो बीज लेके क्या बोलते हैं, शुगर ईख उगाने के लिए। लेकिन उनकी आदत ही नहीं थी काम करने के लिए। पेड़ आ गया, कट दिया, बेच दिया। अब ईख उगाने के लिए काम करना पड़ता है, क्यारी बनानी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो उन्होंने बिहारी लोगों को मॉरिशस में 50 साल के अंदर अंदर उनकी भाषा बिहारी बन गई। उनका जो प्रधानमंत्री था वो बिहारी बन गया। वो उनका फ्रेंच भाषा तो वो भूल ही गए। जो उनका जो नाम था सर हैरोल्ड वॉल्टर्स, वो बन गया सर हरी राम गुलाम। और केवल एक चिड़िया के जाने से पूरा टापू बदल गया, भाषा बदल गई, लोग बदल गए, हिंदुस्तानी बन गया। पहले अफ्रीका का था, अब तो एक भी अफ्रीकन वहां मिलता नहीं, केवल हिंदुस्तानी वहां मिलता, केवल एक चिड़िया के जाने। तो कोई गलत फहमी में मत रहना। अगर कुत्ता है, यहाँ कुत्तों को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शहर में कुत्ता है तो उसका बहुत 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 फायदा है। क्या है फायदा? चूहे, 2 चूहे से बनते हैं 36,000 चूहे सालाना। 6 बच्चे देते हैं हर 6 हफ्ते। 6 हफ्ते से 6 हफ्ते से 6 हफ्ते करते 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 गिनते जाते 36,000। वो इंसान से बिल्कुल नहीं करते हैं। और वो इस देश के 1/4 खाना हर साल खाते हैं। चावल हो चाहे गेहूं हो, 1/4 चूहे खाते हैं। चूहों इंसानों से नहीं डरते, लेकिन डरते हैं बिल्ली से, कुत्ते से। एक सूरत, जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि एक शहर है सूरत नाम का, गुजरात में। वहाँ की कलेक्टर बड़ा हीरो बन गया, तो नया था। उसने कहा कि मैं यहाँ के सारे कुत्तों को मैं मार डालूंगा। उसने 3 हफ्ते में हजारों कुत्तों को जहर दे करके, डंडों से, सब कुछ से मार डाला। ठीक है, दुनिया देखती रही, हम लोग भी देखते रहे, किसी ने कुछ मुंह नहीं खोला। 1 हफ्ते के बाद लाखों चूहे ऊपर आए, लाखों। जो नीचे जमीन के डर के मारे छुपते थे वो लाखों आए। मेरे पास तस्वीरें हैं, आप यकीन नहीं करोगे, खेत के खेत भर गए। और वो आकर के फिर लोगों को काटने लगे। जब काटने लगे तो एक बीमारी फैल गई जिसका नाम है प्लेग, जिससे कोई नहीं बचता, आपको याद होगा। और वो प्लेग पूरा हिंदुस्तान में डर के मारे सब लोग घूम रहे थे पट्टियों के साथ। विदेश से करोड़ों रुपए भेज रहे थे दवाइयों की, जो आज भी कस्टम्स में पड़े हुए हैं। 2 साल के लिए विदेशी आना बंद कर दिए हिंदुस्तान में। कितने करोड़ों रुपए गए, क्यों? क्योंकि एक छोटे से शहर में एक कलेक्टर ने कुत्तों को मारा। आप समझ रहे हैं? हम उनकी रक्षा नहीं करते, ये हमारी रक्षा करते। मैं आपको बताती हूँ, कॉकरोच से तो कोई प्यार नहीं करता ना, मेनका गांधी भी प्यार नहीं करती। लेकिन कॉकरोच अगर नहीं होता तो कोई भी शहर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मैं नहाती हूँ, जब आप नहाते हो, जब आप बाथरूम जाते हो, तो शरीर से जो मैला निकलता है, जो आपकी मूत्र निकलती है, जो अन्य चीजें निकलते हैं, जो पसीना निकलता है, बच्चे का भी निकले, 1 दिन के बच्चे का भी निकले तो जहरीला। अब वो सब जाता है नालियों में, और नालियों से जाता है कहीं तालाब में, नदियों में, समुंदर में। अब अगर वो यूं का यूं चले जाता तो 2 दिन के अंदर हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, हमारा समुद्र इतना प्रदूषित होता कि कोई पानी नहीं होता देश में। लेकिन जब ये नाली में जाता है तो इस मैला को कॉकरोच खाता है, और जब कॉकरोच के शरीर से मैला निकलता है वो साफ, और वो जाता है साफ मैला नदी में। समझ गया? तो कॉकरोच को हटाओ और फिर देखो क्या होता है। तो हम सोच रहे, हम किचन को गंदा रखते हैं, घर को गंदा रखते हैं,
वो बेचारा जमादार की तरह रात को आता है, उसको साफ करने की कोशिश करता है, और बजाय कि उसको तनख्वाह दे आप उसको लकड़ी से मारते हैं। सही है कि नहीं? मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको पालो या गोद में बिठा दो, लेकिन समझ लो कि ये छोटा सा जानवर हमारी रक्षा करता है, हम उसकी नहीं, और हम उसको केवल मारते हैं, और हिट को ये कोई जहर को सब कुछ डाल करके उसको भगाता है। अब जब आप समझ कर लो कि जानवर क्या रक्षा करता है हमारी, तो हमारा काम होता है कि हम जानवर के लिए व्यवस्था करें। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ हरियाणा, सबसे पहले मेरी जो संस्था है पीपल फॉर एनिमल्स, वो एक संस्था है। मैं चाहती हूँ कि ताकतवर बने, लेकिन अगर 10 और संस्था बन जाए तो सबकी माँ मैं हूँ, सब मेरे, सब आप कोई भी संस्था लेकिन बनाओ। ये संस्था क्या करेगी? मैं रेणुका जी को बोलती हूँ इन संस्थाओं की अध्यक्षता ले, बिश्नोइयों को आगे रखें। एक 3 महीने के अंदर अंदर ये जंग को मैं बताती हूँ क्या करना। सबसे पहले आप पेड़ लगाएंगे, एक इंसान 7 पेड़ लगाएगा हर साल। सही बात है कि नहीं? जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति ने मुझे कहा कि हमारे घर इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ये रिवाज है कि हमारे घर में कोई भी अगर फल खाता है, कोई भी फल खाता है, तो उसका जो बीज है, उसकी जो बीज है वो हम गमले में डालते हैं, और वो गमला जब वो पेड़ इतना बड़ा हो जाए तो हम लोग एक जगह में लगाते हैं। तो हर साल मैं बेर खाऊं या जामुन, आम खाऊं या कुछ भी खाऊं, मैं उसके बीज लगाती थी। और हर साल राजीव जी, सोनिया जी, मैं, बच्चे, इंदिरा जी सब जाते थे मारुति, और उसमें हजारों पेड़ के हम लोग लगाते। नतीजा उसका क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो मारुति में काम करते हैं उनको हर साल बोरे के बोरे फलों की तनख्वाह के साथ मिलती है अपने बच्चों को। अब विदेश जाइए, विदेश में फल सड़क के किनारे फलों के पेड़ लगते हैं ताकि गरीबों के बच्चे आराम से खाएं। केवल इस देश में सरकार बोलती है कि हम फलों के पेड़ कभी मत लगाना ताकि लोग ना खाएं, और अगर अंग्रेजों के फल लगे हुए हैं तो उनको ठेके पर लगाओ ताकि उनसे पैसा कमाए सरकार, लेकिन बच्चे ना खाएं। अपने बच्चों को देखो, किसी के पास यहाँ सफेद दाग है, किसी के यहाँ सफेद दाग है, केवल ये होता है फल ना खाने से। अब बिश्नोई क्या करेंगे? पूरे हरियाणा में मुहिम चलेंगे कि एक तो ये गांडा बाबर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको विदेशी कीकर बोलते हैं, उसको उखाड़ जलाएंगे। या अगर आप घर में ले जाकर के जलाना चाहे जलाओ, लेकिन निकालो। उसकी जगह में हम जामुन के पेड़ लगाएंगे, हम आम के पेड़ लगाएंगे, हम पीपल के पेड़ लगाएंगे, हम ऐसे पेड़ लगाएंगे जो इस धरती, हम खेजड़ी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन लगाओ। और सबने लगाना है आज के बाद। मौसम चाहे चला गया होगा, परवाह नहीं है, हमको है मजा इसे अपने घरों में लगाना शुरू करें। मैं जब मंत्री थी तो मैं हरियाणा आती थी, और हरियाणा के मैंने देखा सरकार अपने नर्सरियों में, मैं रोज आती थी हरियाणा। उस समय चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, और चौटाला जी ने मुझे कहा, मेनका जी जो करना चाहे आप करना। हम क्या करते थे, यहाँ आकर के मैं देखती थी नर्सरीज में कितने पेड़ थे। एक कागज पर वो पैसा ले लेते थे, तनख्वाह ले रहे थे कि 6 लाख फल के पेड़। मैं पहुंचती थी तो मुश्किल से 20 पेड़ होते, बाकी सब कागज, नहीं तो वो या तो गांडा बाबल होता था या तो कोई और बकवास पेड़ होता था जो विदेश से आया है, लेकिन देख उनके पास फल के पेड़ आप वो डरने लग गए। तो जब मैं आने वाली होती थी तो दूसरे जगहों से ला करके मांग करके लाते थे पेड़, ताकि मेनका जी नाराज ना। और जब मैं कहती थी ये लगाना है तो मेरे सामने लगाते थे, फिर उसके बाद उखाड़ करके वापस दे देते। क्या फायदा? मैं अपने लिए लगा रही थी क्या? मैंने कोई घर ले जाना था क्या? वो हरियाणा में नहीं रहते हैं क्या? उनके बच्चे बड़े नहीं होंगे हरियाणा में? आपको अपना घर को ठंडा रखना है, 4 पेड़ चारों कोने में लगा दो, घर 3 डिग्री से ठंडा हो। आपको पंखे की बिजली, मैं पूरे साल
एयर कंडीशनर नहीं चला सकता। मेरे घर में जंगल है, पूरा जंगल है, और वो जंगल से इतनी चिड़िए, इतने फल, पूरे साल हमको फल मिलते हैं। एक ही घर में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि अमीर के घर में, मतलब गाँव में लगा। जब महाराष्ट्र में लड़की पैदा होती है तो लड़की के लिए 2 आम के पेड़ लगाए जाते हैं, और जब उसकी शादी होती है तो उसको वही 2 आम के पेड़ उसके नाम में रहते हैं, चाहे वो अपने ससुराल उसका कहीं 200 किलोमीटर दूर ना। वो 2 आम के पेड़ से उसको साल में 40 से 50 हजार रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है, और वो उसके दहेज में नहीं, उसके ही श्रीधन में जाता है। अगर हम हर औरत के नाम पर 2 आम के पेड़ लगाते तो कितना पैसा उस औरत के पास है। अगर लड़कियों के नाम पर हर गांव में हम लोग लगाए थे, नींबू लगाओ, नींबू की कीमत अब 3 रुपए एक नींबू की हो गई शहर, सोचो कितने पैसे बने। जो देश की सबसे अमीर महिला है उसको कैसे अमीरी पर आ गई, उसका नाम है किरण मजूमदार। वो उसके पास चारा में नहीं, वो किसानों के पास गई और उसने कहा कि मेरे लिए पपीते के पेड़ उगाओ, मैं तुमसे पपीते खरीदूंगी। उसने जितनी पूंजी थी, जेवर सब कुछ बेच बूझ करके उसने किसानों को दे दिया। वो कच्चे पपीते से वो निकालती है एक, क्या बोलते हैं, एंजाइम का क्या बोलते हैं, जिसका नाम है पपेल, और उसका एक्सपोर्ट करती है। आज वो अरबपति हो गई इसी चीज की। अगर हमने करना है तो अक्लमंदी से हम इस हरियाणा को, अगर 1 करोड़ पेड़ लग जाए तो हरियाणा के एक किसान मजे में रहे, पानी ऊपर आ जाएगा, चिड़िए आएंगे वापस, शहर से बंदर वापस चले आएंगे। आखिर बंदर वहां गए नहीं इसलिए क्योंकि हमको आपकी शक्ल और मेरी शक्ल पसंद है। जितना हम उनको बंदर बोलते हैं वो अपनी भाषा में हमको ही बंदर बोलते हैं। वो जाते हैं खाने की खोज में, खाने की खोज, और वहां वो मार खाते हैं। हम भी मार खा रहे हैं, वो भी मार खा रहे हैं। 4 करोड़ बंदर होते थे, हनुमान होते थे इस देश में, अब 4 लाख ही बचे, बस 4 करोड़ से 4 लाख। कितने पेड़ गाड़ रहे, इनको वापस लाना है विश्ववियों का काम। बनाओ और सेंचुरी, पेड़ लगाओ फल के। मैं रेणुका जी को बोल रही हूँ, समाज के साथ लेकर के हरियाणा में जो सामने आया, मुझे चाहिए 1 करोड़ पेड़। लेकिन आप बोलेंगे 1 करोड़ इतना ज्यादा। हमारी एक कहावत है कि हाथी को कैसे खाया जाता है, एक टुकड़ा के बाद एक टुकड़ा के बाद एक टुकड़ा के बाद एक टुकड़ा। तो जरूरी नहीं कि 1 करोड़ एकदम लगाओ, लेकिन 1 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ। हर गांव में बना लो कि हम लगाएंगे 1000 पेड़। अब शुरू करें आदमपुर से। दूसरा ये है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया गुजरात के लिए, जिससे आज उनकी वाहवाह चल रही है पूरे देश में। किसी को मालूम नहीं है कि उनका जो सबसे ज्यादा अहमियत है किस चीज में है। जब वो गुजरात आए तो गुजरात में कोई पानी नहीं था, कोई पानी, खास करके कच्छ में, सौराष्ट्र में। सब उन्होंने क्या किया, उनसे पहले वाले लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके नर्मदा को बर्बाद किया। मैं उसके सब खिलाफ हूँ। मेधा पाटकर और मैं वहाँ बैठे रहते थे, शोर मचाते थे, लेकिन हम रोक नहीं पाए। उन्होंने नर्मदा को टुकड़े टुकड़े में कर करके एक कनाल बना करके गुजरात ले गए मध्य प्रदेश से, और आज भी नर्मदा पूरी बर्बाद है, पूरी। और वहाँ के आसपास में रहने वाले गांव वाले बेघर हो गए, आज भी रेफ्यूजी बन गए। लेकिन नरेंद्र मोदी आए, हमने कहा ठीक है, कनाल आता ही रहेगा, उसको तो 200 साल पड़ेंगे और बनाने में, क्योंकि लोगों के खेत वो कनाल खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, और वो आगे 2 इंची 5 इंची करके गया। तो किसी को अपना खेत छोड़ना अच्छा नहीं लगता। कल मैं आपको बोलूँ अपना खेत छोड़ो और देश के लिए सेवा करो, तो कोई भैया दे 4 भागना, पहले तो मैं अपना खेत बचाऊँ, सही है कि नहीं। तो ये कनाल पहुंचा नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मनरेगा का जो पैसा है उसको इस्तेमाल करें। जो गुजराती विदेश कर वापस भेज रहे हैं पैसा, जो बंबई के अमीर गुजराती हैं, उन सब का पैसा इकट्ठा करके हम हर गांव में बड़े
बड़े तालाब बनाए और पहले वाले तालाब के लिए मैं गई। एक सोनार था बंबई का, उसने पैसा दिया इस शर्त पर कि मेनका गांधी वहां जाकर के उसका उद्घाटन करे। तो मैं और एक बहुत बहुत अच्छा नौजवान जिसने पूरे अलवर को हरा कर दिया और एक सूखी हुई नदी को फिर से जिंदा किया, जिसका नाम है राजेंद्र सिंह। जानते हो आप उसके बारे में? राजेंद्र सिंह ने पूरे राजस्थान में हरियाली लाने की एक मुहिम छड़ी और अलवर में देखने लायक है। जितने पक्षी अंग्रेजों के जमाने में थी उससे 3 गुना ज्यादा है। शेर वापस आ गए, जंगल वापस आ गए, अरवरी नदी जो 50 साल के लिए सूखी थी वो नदी वापस आ गई है, नदी के अंदर मच्छी वापस आ गई है। जादू। लेकिन हम लोग गए गुजरात, राजेंद्र सिंह और पहले तालाब के लिए हम लोग खड़े रहे और वो बना। आज गुजरात में 91,000 तालाब, कितना 91,000 तालाब बने और 91,000 तालाबों से अब उनको नर्मदा के पानी की जरूरत ही नहीं है। इतना पानी है, बिजली 24 घंटे है। सोचो ये कमाल है। हरियाणा में भी तो मनरेगा है कि नहीं है? कितने पंचायत मनरेगा का पैसा शराब में डूबो चुके? बताओ। कितने मनरेगा में ये एक चौथाई जाता है पैसा पेड़ लगाने के लिए। मुझे बताओ कौन से सरपंच ने पेड़ लगाए हैं मनरेगा के पैसे से? ठिंगू। सही है कि नहीं? 1/4 जाना है तालाब के लिए। बताओ मेरी बहनें कितने तालाब लगे हैं? जहाँ एक भी नहीं। अगर ये तालाब लगते, अगर बिश्नोई संघ, ब्राह्मण संघ सब एक हो जाते तो ये आप गुजरात से भी आगे निकल जाए। एक किसान यहाँ आबाद होता, बजाय की लड़े हर दफा की पंजाब से पानी आओ और फिर हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे, हम इसको पानी नहीं देंगे, हम इससे पानी नहीं लेंगे, घचर चलाने के बजाय हर गांव आबाद होगा। मनरेगा का पैसा आ तो रहा है, किसके जेब में जा रहा है? फिर लेकिन वो जेब में तब जाता है जब गांव की औरतें चुप रह जाती है, जब मर्द चुप रह जाते हैं, तब लड़ाइयाँ होती कि सरपंच कौन बनेगा। ऐसे लड़ाई मैंने कभी उत्तर प्रदेश में देखी नहीं कि बंदूक चले और तलवार चले और छुरी चले और चाकू चले। क्यों? क्योंकि मनरेगा का पैसा सरपंच खाएगा। सही है कि नहीं? जब तक कोई पैसा नहीं आ रहा था तब तक कोई लड़ाई नहीं थी। अरे सरपंच, पंचायत कौन से बनती थी? गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग, और उनकी बात मानी जाती है। अब कौन बनता है? कोई 20 साल का लौंडा बनता है जो कि सबसे ज्यादा चापलूस करता है। और क्यों बनता है? ताकि मनरेगा का पैसा उसके पास जाए और वो पैसा वो 100 रुपये आपको देगा, 50 रुपये आपको वापस देगा। मगर मनरेगा जादू की चीज हो सकती थी अगर आज भी आपके समाज मनरेगा को सीरियसली ले। तो ये मैं बोलती हूँ कि तालाब बनाओ। ये है दूसरा। तालाब से हिरण भी बचेंगे, चिड़िया भी बचेंगे, इंसान भी बचेंगे। तो और बनाओ। तो अगर बनाओ तो कौन सी कपड़े बिछड़ा? बिश्नोई भी यही करते हैं। बिश्नोई भी यही करते हैं कि आप अपने खेत के चारों कोने फेंस करते हैं, वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, तार। जब आप तार लगाओगे तो हिरण किधर जाएगी? इधर भी तार, उधर भी तार, इधर भी तार, कहाँ जाएगी वो? आपके पास इतनी विश्वास नहीं है धरती पर, अपनी माँ पर, कुदरत पर, कि अगर तार नहीं लगाओगे तब भी आपके लिए काफी हो जाएगा। हिरण भी खाएगी, आप भी खाएंगे, और जितना आप दोगे उतना ही पाओगे। जितना दान दोगे हिरण को या किसी को भी, उतना ही मुझसे ले लीजिए, आपको भगवान भरपूर वापस। समझ लीजिए, जैनियों में कोई खास अकल नहीं है दूसरों से, कोई खास शक्ल नहीं है दूसरों से, को कुछ खास नहीं है जो आपसे और हमसे अलग है, ठीक है? लेकिन जैनियों में एक भी इंसान गरीब नहीं। बात सही है कि नहीं? एक गरीब जैनी नहीं मिलेगा। भगवान देते हैं एक, और आपको भी वही चीज देंगे। लेकिन आज के बाद
कसम खाइए कि कोई भी ये तार नहीं चलेगी हरियाणा। चलो मेरी बहन हाथ दो, कसम कसम है, बोलो हाँ। फिर मैं चाहती हूँ कि आप हर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए जानकारी। मैं मदद करूंगी, जो आपके हर विधायक और सांसद चाहे कोई भी पार्टी का हो वो करेगा। उसके साथ हमको कम से कम 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए। कहीं गाय को चोट लगे तो कोई तो हो उसकी, कहीं हिरण को चोट लगी कहीं तो जाए। ये हम लोग 2 साल के अंदर अंदर रेणुका जी की मदद से 10 अस्पताल बनाएंगे। उसमें सरकारी डॉक्टर रखेंगे, उसमें हम लोग अब जो शिकायत अभी रेणुका जी कर रही थी, ये बात सही है। मुझे यहाँ के लोगों ने बुलाया कि यहाँ के हिरण कुत्ते खाए। मैंने लाखों रुपया, मेरे पास नहीं है, मांग करके गुजरात से विदेशी टीम लाई, विदेश की ट्रेनिंग टीम HSIS को लाई। वो लोग अपना पैसा उन्होंने दिया, हवाई जहाज से आए, दवाइयाँ मैंने दी, DM से हमारी बात हुई थी, व्यवस्था ये करो, हम यहाँ आए। 2000 कुत्तों को हम लोगों ने नसबंदी करनी थी ताकि वो फैले ना, और नसबंदी के बाद कुत्ता कभी काटता नहीं, ना जानवर को काटता ना इंसान। हमारे लोग यहाँ आए, 1 महीने के लिए मरते रहे। 2000 जानवर आराम से कर सकते थे। कितने करके गए? 200। ना आप लोग कुत्ते लाए, ना किसी गांव वाले ने मदद की, ना DM ने किसी को लगाया, ना SDM ने कोई 1 का काम किया, ना तहसीलदार, ना गाड़ी उनको दी गई, ना कुछ। अपने मर्जी से एक कुत्ते को जाकर के पकड़ करके चला, इसका फायदा क्या? लाखों रुपए भी गवा दी। और इतना में मुझे गाली सुनना पड़ा उन लोगों से कि हम कभी नहीं आपके बुलाने की बात आए। तो मेरी भी इज्जत इसमें चली गई। क्यों? आप लोग अपने आप को बिश्नोई बोलते हो। बिश्नोइयों के लिए मैं लाई थी। एक बिश्नोई मुझे बता दें अगर उसने मदद की इस कार्यक्रम में। कौन सी अमृता जी ने 300 पेड़ बचाए थे, 300 साल पेड़, और एक यहाँ बिश्नोई मदद करने के लिए आई। इसमें हिरण भी बचते, कुत्ते भी बचते। अब हिरण को जब खाते हैं तो लोग पीटते हैं और मारते हैं कुत्तों को, सही है कि नहीं? उसकी जान भी चली जाती है, हिरण की जान भी चली जाती है, हमारी औरतें और बच्चे डरते हैं। अब हम फिर से करेंगे, ये पूरे हरियाणा में हम फिर से करेंगे ये कार्यक्रम। लेकिन इस दफा पहले आप टीमें बनाएं कि कौन क्या करेगा। विनोद, आप लग जाए रेणुका जी के साथ और ये टीमें बनाओ कि कौन क्या करेगा पूरे हरियाणा में। सांसद से बात करो, विधायक से बात करो, और फिर हम लोग 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा आपको ये मुसीबत दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, और आखिरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, मुझे एक वेटनरी कॉलेज चाहिए। हमारे देश में 33 वेटनरी कॉलेज है। हर एक वेटनरी कॉलेज में खाली 100 डॉक्टर निकलते हैं। इतने बड़े देश में केवल 3000 डॉक्टर साल में निकलते हैं। उसमें सरकार उनको एकदम नौकरी देती है ताकि कोई काम ना करे, रिश्वत लेकर के बस लिखते जाओ। और वो जो गाय तस्करी वाले, उनके लिए कागज लिखते जाओ तस्करी के लिए कि ये गाय है ही नहीं, ये तो कुछ और जाता है, और कोई काम नहीं। असली डॉक्टरी का काम कोई नहीं करता। हम सोच रहे थे कि अगर हम बिश्नोई सभा के नाम पर एक वेटनरी कॉलेज लगाए तो हम ऐसे चीजें बनाएं और सिखाएं, और 500 डॉक्टरों को साल में निकालें जो देश में फैल करके लोगों को सिखाए कि जानवर का डॉक्टर होता क्या है। जानवर के डॉक्टर डरते नहीं है, जानवर मर भी जाए कौन अदालत में जाने वाला है? अगर मेरे परिवार में कोई डॉक्टर मार दे तो मैं अदालत में जाकर के उसको जेल में डाल दूं, लेकिन कुत्ता को अगर कोई मारे तो मैं कहती हूँ हाँ मैं बहुत प्यार तो करती थी, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही है। सही है कि नहीं? इसलिए वो डरते भी नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं। क्यों नहीं बिश्नोइयों एक वेटनरी कॉलेज खोले? मैं भी मदद करूंगी, रेणुका जी बहुत मदद करेगी। भजनलाल जी के नाम पर डालना, किसी के भी नाम पर डालना, अमृता जी के नाम पर डालना, हम सब मिल करके करेंगे। जमीन 10 एकड़, कोई बंजर जमीन लीजिए और उस पर करते। ये मैं आपको
बता रही हूँ ये चीजें करी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे हरियाणा ने मेरी जान खा ली। सचमुच 6 महीने से मुझे नींद नहीं आई। क्या हो रहा है कि राजस्थान में 2 लाख ऊँट ही बचे थे। 5 साल पहले 10 लाख ऊँट थे, अब 2 लाख बचे। कहाँ गए वो 8 लाख ऊँट? बांग्लादेश। रात रात को ट्रक भर भर करके जा रहे हैं बांग्लादेश। कल रात को मैं पूरी रात बैठी रही, मैंने उनको पकड़वाया मालदा में, बंगाल में। ये यहाँ हरियाणा से होकर के जाते हैं, एक ही जगह में करते हैं। कुछ मतलब जाते हैं बांग्लादेश, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो लोग खा रहे हैं, जो अब उन्होंने फैसला कर दिया कि बकर ईद पर केवल ऊँट खाना है। अब बकर ईद है, ऊँट ईद तो है नहीं, ना गाय ईद है। कल वो बोलेंगे शेर ईद, क्या हम शेर भी खाएंगे? उनको इजाजत है केवल बकरों को, लेकिन जो अमीर उनमें से है वो बकर खाने, वो ऊँट खाने पर उतारता। अब सारा जो ऊँट का धंधा हो रहा है वो केवल एक जगह हिंदुस्तान में हो रहा है, वो है बागपत। यहाँ से ऊँट जाते हैं, एक एक ट्रक में 16 ऊँट मारी फिरे, टांगे तोड़े यहाँ जाती है या चलाई जाती है। 60, 70, 80 ऊँट, और वहां बागपत पहुंच जाते हैं और बागपत में उनका सिर काटा जाता है। उनको टांग बांध करके चाकू मार करके पहले खून निकालता है। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप वहीं के वहीं बेहोश हो जाए, लेकिन ये रोज के रोज हो रहा है। अब मैंने 600 ऊँट बचाए हरियाणा से, उसके बदले में आपकी सरकार ने मेरे ऊपर 10 केस लगाए और कह दिया कि मेनका गांधी चोर है, वो गरीबों से चोरी करती है। कौन से गरीब? वो जो गरीब 70 हजार के लिए 60 ऊँट खरीदते हैं, इतने गरीब है बेचारे, और वहां ले जा करके 1 लाख के लिए बेचते हैं। ये गरीब आए और उन्होंने फिर 1 महीने के लिए मेरे सारे लोगों को झज्जर में जेल डाला। वहां के पुलिस वाले मारा पीटी रोज करे, मेरे नाम पर केस। चंडीगढ़ में मैं ऊपर नीचे भागी, इतना परेशान मुझे किया आपके हरियाणा की पुलिस वालों ने इन ऊँटों पर। मैं बचा नहीं हूँ, मैंने उनको बचा करके सीधा मैं ले गई जैन गौशाला पाली में, क्योंकि मैं अगर दिल्ली में रखती तो वो मर जाता। किसी का आंख फूटा था, किसी की टांग फूटी थी, सबका मैंने ऑपरेशन करवा करके मैंने 30 लाख रुपए पैसा दे करके उनको पाली पहुंचाया। और पाली के जो गुजर है, पाली के जो गुजर है, उन्होंने कहा कि मेनका जी हम इनको तब लेंगे जब इनके साथ साथ हम आपको 20 भैंस भी दे देंगे। तो हमने 20 भैंस भी दे दिया और मैं खुद गई देखने के लिए कि ऊँट कैसे वहाँ अच्छे मजे में। लेकिन यहाँ की हरियाणा की सरकार ने बोला सब ऊँट वापस लाओ और इन बेचारे तस्कर जो हैं इनको दे दो ताकि आराम से बांग्लादेश ले जाए। मैंने कहा मुझे जेल में डाल दो, मैं नहीं करूँगा। अखबारों में लिखा, जज ने कहा कि मेनका गांधी चोर है, मेनका गांधी चोर है। ये रोज मुझे सुनना पड़ा। कभी मैंने जिंदगी में ये शब्द सुने जो मुझे सुनना पड़ा आपकी वजह से। जो आपका काम था वो मुझे दिल्ली आकर के करना पड़ा। क्यों आपके यहाँ से ऊँट निकलते हैं? क्यों? कल रात को भी 67 ऊँट निकल करके गए हैं सोनीपत से। क्यों? एक अकेली औरत क्या एक चिंटी को बचा सकती है? अगर बचाना भी चाहिए, आखिर में मुझे क्या करना पड़ा आपको मालूम है? बचने के लिए मेरे लड़कों को वो छोड़ नहीं रहे थे। 4 लड़कों को उन्होंने हरियाणियों को पकड़ करके उनको जेल में, झज्जर की जेल में डाल करके रोज पीटते कि बताओ कहाँ है वो, बताओ कहाँ। वो कह रहे थे भैया हमको नहीं मालूम, हमने तो मेनका जी को दे दिया। वो कह रहे थे नहीं उसको बुलाओ। अब उनको डर के मारे मुझे तो ना बुलाए, लेकिन वो लड़कों को छुड़वाने के लिए मुझे 15.5 लाख रुपए से उन तस्करों को देना पड़ा उन ऊँटों को खरीदने के लिए, और वो भी पुलिस के साथ। तो वो तस्कर के तो मजे में आ गए। मुझे कुछ बेच करके करना पड़ा ताकि मेरे लड़के जेल से निकले। अच्छा, जेल से निकले, वो तस्कर ने 10 और ऊँट खरीद लिए और चले गए। लेकिन मेरे लड़कों को आज भी झज्जर की पुलिस हर 3 दिन बुलाती है, फिर भी मारा पीटी करती है। केस खत्म भी हुआ कि बताओ हमको वो ऊँट का। अरे अब तो ऊँट मेरे हैं, मैंने खरीदे, लेकिन अभी भी केस चलता। अब मैं कह रही हूँ अगर आप वो ऊँट को नहीं बचाओगे हरियाणा से,
वो ऊँट तो गए। मालदा में 70 ऊँट थे। मालदा कहाँ है? बांग्लादेश की सीमा। अररिया से मैंने 106 उठाए, गोरखपुर से मैंने 55 उठाए। कहाँ जाए? 1-2 लाख ऊँट को अगर हम हर हफ्ते 500 लेकिन हरियाणा से ही निकल रहे हैं, आपके पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। मैंने एक आदमी को बिठाया गाय की तस्करी के ट्रक के ऊपर, पंजाब से दिल्ली पहुंचते हुए 13 जगहों में हरियाणा में 13 चुंगियों पर उसने रिश्वत ली। बताओ, क्या हम पुलिस को तभी रोक सकते हैं जब हम आवाज उठाएं? पुलिस हमने से ही तो आती है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो वो क्या आवाज उठाएंगे? ये जंग है, ये जंग आपको लड़ना पड़ेगा। जो पीछे बैठे हैं, जो नौजवान हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये जंग लड़ी जाएगी। अगर मेरे पास इतने लोग होते हरियाणा में तो मैं तो यहाँ माहौल ही बदल देती। आज अगर आप मेरे हैं तो आज के बाद रिश्तेदार, आप अपने आप को बिश्नोई ना समझो, आप अपने आप को हरियाणवी समझो और हरियाणवी होकर के रिश्तेदारों से संपर्क करो। कोई भी गांव में अगर कोई जानवर बेच रहा है कटने के लिए, उसका बहिष्कार। कोई भी ट्रक जारी हो, उसको पकड़ लो, पुलिस को बुलाओ, पकड़ लो, बैठ जाओ, उसको आगे मत जाए। पुलिस को बुला लो, नहीं तो वो कहेंगे कि हमने कानून तोड़ा, जैसे कि वो कानून बड़ा कानून है। अगर रिश्वत मांगे तो बोलो भैया हम रिश्वत देते हैं, तुम गाँव आ जाओ, हम रिश्वत देते, और फिर उसको अच्छी तरह से रिश्वत देना। तो कराओ, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये लड़ाई लड़नी है। गाय बची, दूध की क्या कीमत है दिल्ली में? 40 रुपए, 45 रुपए। सरकार ने कह दिया कि 80% दूध इस देश में गाय का मांस का निर्यात किया। उनके पास एक भी गाय नहीं है, तो 2 लाख टन मांस निर्यात कहाँ से कर रहे हैं? 1 लाख टन आता है 1 करोड़ गाय से। जब वो खुद कह रहे थे हमने लिए हैं, तो कहाँ से आए? अमेरिका से आए, सब के सब हिंदुस्तान से आए, बंगाल से और बिहार से। लेकिन बेच रहे कहाँ से? पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, क्योंकि आप रोक नहीं रहे। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ। यहाँ जो सेंचुरी है, मैं रेणुका जी, क्योंकि आप विधायक हैं, ये चाहिए हम लोगों को। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन दफ्तर है, यहाँ से हटना चाहिए। और ये आप बात करिए चंडीगढ़ में कि MPCI का जो कंस्ट्रक्शन दफ्तर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जानवर चौंक जाते हैं। ये सुबह से शाम तक जो शोर मचता है, लोग आए, उनमें से तस्कर भी आए। दूसरा ये है कि ये जो कुत्तों की मुहिम चलानी है, वो आप बताइए, हम फिर आपके साथ मदद करके, मेरा जो अस्पताल गुड़गांव में चलता है, फिर मैं उनको भेज दूंगी। लेकिन इस दफा आप लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब तीसरा, अगर सेंचुरी बनाई है तो उसमें रेंजर लगाए, उसमें पेड़ लगाए, उसमें घास लगाए, उनमें ऐसे ऐसे चीजें लगाओ, सरकार को लगाना पड़ेगा, जिससे सेंचुरी का कोई माने हो। सेंचुरी एक लीगल एंटिटी है, वो लीगल एंटिटी में कुछ चीजें तो होने नहीं होती। और हर एक 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम 3-3, 4-4 सेंचुरी होना जरूरी है। और मैं आपको सॉन्ग पे रिव्यू देता हूँ। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कीजिए। लेकिन आज के बाद ये मेरी फौज है, और ये फौज अमृता देवी का नाम फिर से रोशन करेगी पेड़ लगाने पर। सही है?